की घोषणा हुई थी और 35 दिन पहले 16 अगस्त को अगर घोषणा चुनाव आयोग ने की है तो ये निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे थे उसको स्पीड अप करने की जरूरत वाली बात तो है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शौक मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और हरियाणा की सरकार के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अगले 15 दिन में बहुत सारे काम घोषित कर रखे थे, प्लान घोषित कर रखा था। हमें ये भी सुनने में आता था कि प्रधानमंत्री जी का एक दौरा करवाना है जिसमें हिसार में एक एयरपोर्ट तैयार हुआ है, बाकी बड़े प्रोजेक्ट काम हुए, जींद में मेडिकल कॉलेज बना है, उन सब चीज़ों का उद्घाटन करवाना था। लेकिन वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। और उससे भी पहले कल सुबह के लिए एक 9 बजे की कैबिनेट मीटिंग रखी हुई थी जिसके अंदर प्रीबीज, जिसको हम कहते हैं चुनाव से पहले लोक लुभावन कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी नायब सिंह सैनी जी की धरी रह जाएंगी। ये तो एक बड़ा जोर का झटका बहुत जोर से दे दिया है। मुझे लगता है कि नए नए 3-4 महीने से मुख्यमंत्री बने हैं और उनको ये पता ही नहीं है कि उनके राज्य के चुनाव घोषित होने वाले हैं। आज सुबह सुबह भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्त पर होंगे हरियाणा के चुनाव। कौन कह रहा है पहले होने वाले हैं? ये नायब सिंह सैनी जी का लहजा था आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास। तो ये झटका उनके लिए बड़ा है। मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी जो केंद्रीय मंत्री बन के दिल्ली में गए हैं, उन्होंने लिहाज रखा नहीं नायब सिंह सैनी जी का कि उनको कम से कम सूचना पहुंचा देते थे कि जल्दी जल्दी करवा लीजिए काम पर लेकिन आप ये भी तो मान लीजिए, ये जो चर्चा है जो अभी दीप कमल जी ने किया, इसको हमको आर्काइव करके रख लेना चाहिए। जब जब ये आरोप विपक्ष लगाएगा कि देखिए चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, यहाँ आपने ये मान लिया कि सरकार के इशारे पे काम नहीं हो रहा। सतीश जी, चुनाव आयोग अगर मौजूदा हरियाणा सरकार को सरप्राइज में ले रहा है, ये खुद आप दीप कनवल जी कह रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग स्वतः अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो ये जो पूरा उन पर काले पोतने की कोशिश की गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वो तो अब धरा का धरा रह गया। देखिए, उस समय कालिक पोतने की कोशिश भी की गई थी और कुछ सवाल जेन्युइन भी थे जिसका जवाब बाद में मिला। अभी जो दोनों जगह चुनाव है और जिस तरह से अभी मुख्य चुनाव आयोग को सुना, तो अगर पारदर्शिता से चुनाव, खास तौर से जम्मू कश्मीर में अगर वो होता है तो वहाँ पर चुनाव पारदर्शी हो जाए, जीतता हारता कौन है तो आप देख लीजिएगा, चुनाव के बाद ही फैसला होगा कि कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा। पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है और ये विश्वास उन्होंने दिलाया है, ये हमने सुना भी। दूसरी बात, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हमें फॉलो कर रहा था इधर जी, कई ऐसे फ्रीवीज जो हैं जिसके खिलाफ बहुत सारी पार्टियां कभी कभी अपने रहती हैं और दूसरे पर हमला करती हैं, लेकिन वो कुछ घोषणाएं इधर हुई हैं जी। ये हरियाणा की सरकार ने किया है। हरियाणा में असली महाभारत होना है, क्योंकि भले ही आप कह सकते हैं कि भाजपा जो है, भाजपा के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। हरियाणा किसान का मुद्दा, युवा का मुद्दा, सरकार का मुद्दा, उनके क्या कहते हैं उसको, उनके सहयोगियों का मुद्दा, ये सब कुछ है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस भी 2-3 भागों में बटी हुई है। फलाना कांग्रेस, हुडा कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो कांग्रेस। और कांग्रेस वालों की एक खासियत है, वो जीते हुए चुनाव को हारना जानते हैं, और भाजपा के साथ ये खासियत है कि वो हारे हुए चुनाव को जीतना जानती है। क्या होगा कि नहीं, पर चुनावी अखाड़ा दोनों तरफ है। रिफत, देखिए जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि ये दंगल आसान है। इवन वहाँ की जो रिवायती पार्टियां हैं, एक जो पहले से रही है, जम्मू कश्मीर जब से शुरू हुआ, जब से बना तब से रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अब्दुल्ला परिवार था, दूसरा परिवार खड़ा किया गया था ताकि इनके वर्चस्व को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। लेकिन अब क्या जम्मू कश्मीर की आवाम इनसे आगे बढ़कर देखेगी? क्या इस चुनाव में हम बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार देखेंगे जो अपने अपने इलाकों से चुन के आए हैं बिना किसी पार्टी के रुझान के? देखिए आनंद, अभी खबर एक आ रही है, उमर अब्दुल्ला ने अभी स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि उनके वालिद जो हैं वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर वो चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चुनाव कॉन्टेस्ट करें। हालांकि इसकी और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि क्या उन्होंने ये कहा कि वो एज ए कैंडिडेट असेंबली चुनाव लड़ेंगे या पार्टी को संभालते हुए इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि जब तक यूटी है तब तक वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। चूँकि इसकी क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि उन्होंने आखिर क्या कहा है, क्या अब उनका मूड बदल गया है और वो असेंबली इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहते हैं। मुफ्ती खेमे में भी बदलेगा, हमारे पास नहीं है। जहां तक आपने सवाल पूछा जी, तो वहां मुफ्ती खेमे में भी मूड बदलेगा। अगर उमर साहब शिरकत करेंगे तो महबूबा जी भी करेंगी।
ऐसा ही लगता है आनंद, लेकिन जिस तरीके से आपने पहले सवाल पूछा था कि क्या भागीदारी होगी, मैं तो ये कहूँगा खुल के कि इस बार वोटर परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। ये जो लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन रही उससे भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में वैसे ही कम पार्टिसिपेशन रहती है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में चूंकि लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, लोकल एक इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो परसेंटेज भी बढ़ जाती है। हालांकि अगर हम 2014 के इलेक्शंस की बात करें या 2008 की बात करें तो तब भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग आ गए और उन्होंने वोट दिया, 50 से क्रॉस कर गई थी जगह जगह पे। हालांकि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कम वोटिंग परसेंटेज रही थी, लेकिन इस बार ये समझा जा रहा है कि श्रीनगर में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहेगी, यानी वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो पूरा उत्साह होगा। एक बात बताइए, ये डिलिमिटेशन का कितना फर्क पड़ेगा? 9 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स को जाती हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए, फिर अनुसूचित जाति और शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए 7 सीटें हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? करीब 16 सीटें ऐसे अलग हो जाती हैं 90 में से। ऑडियो कट गया। रिफत, आपको आवाज आ रही है? चलिए रिफत से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका कितना फर्क पड़ेगा ये एक और प्रश्न है। नीरज, आप बताएं, ये इससे क्या जम्मू कश्मीर में क्या ट्विस्ट आएगा? रिफत से भी पूछने की कोशिश करेंगे। नीरज, हरियाणा की भी बात करते हैं, क्योंकि दीप कमल जी हमारे साथ हैं। रिफत जी, हाँ रिफत, आप कुछ कह रहे थे जी? रिफत, आपने कुछ सवाल पूछा? मैंने पूछा 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, तो 16 सीटें ऐसे अलग हो जाएंगी। पहले 83 सीटें हुआ करती थी, अब 90 हो गई हैं, लेकिन इसमें से 16 सीटें जब ऐसे आती हैं तो फिर क्या पार्टीज को अपने उम्मीदवार सोच समझ के चुनने पड़ेंगे? आनंद, पहले 87 थी, क्योंकि 87 थी, अलग यूटी बन गई, तो वहां की 4 सीट्स जो हैं वो कट गई। उसके बाद 83 रह गई। 83 में जब डिलिमिटेशन हो गई तो और इजाफा हो गया 7 सीट्स का, तो अभी 90 सीट्स टोटल हैं। 43 जम्मू में हैं और 47 जो हैं वो कश्मीर में है। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि बीजेपी कितनी सीटें जम्मू से हासिल करेगा। अगर उन्हें 40+ वहाँ का नंबर मिलता है तो ये कहा जा सकता है कि अगली हुकूमत उनकी होगी, लेकिन अगर 30 से कम रहा तो बहुत बड़ा ये जो है एक चैलेंज रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बाकी रीजनल पार्टीज का असर है, लेकिन कांग्रेस का भी ये देखना होगा कि कांग्रेस ओवरऑल जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हासिल करती हैं, क्योंकि कांग्रेस और पीडीपी का अलायंस रहा है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस रहा है, या बीजेपी और पीडीपी का भी अलायंस रहा है। और यहाँ पे पिछले कई सालों से देखा गया है कि गठबंधन सरकार रही, मिलीजुली सरकार रही, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई उभरी नहीं इतने साल में। तो ऐसे में इस बार बड़ा ये फैक्टर रहेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें जम्मू में मिलेंगी और क्या डिलिमिटेशन का फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि पहले 37 वहां का नंबर था सीट्स का, लेकिन अब वहां पे 43 हो गया। तो टोटल जो सीट्स जरूरत है दैट इज रफली 46। अगर 45 भी आ जाती हैं तो ये कहा जा सकता है कि पीएचडी गायब हो जाएगा। पीएचडी गायब हो जाएगा। इंडिया अलायंस का साथ में पीएचडी तो पहले ही खत्म हो चुका है। पीएचडी देखिए, पीएचडी आनंद पहले ही खत्म हो चुका है। पीएचडी जो पहले था आज पेपरों में है खाली, तो क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ बोलता रहा, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ता, और जो आपने लोकसभा इलेक्शंस देखे वहां पे तो पीएचडी कहीं था नहीं। इवन इंडिया अलायंस जो थी उसका भी ये हो गया कि पीडीपी को कुछ भी वहां पे नहीं मिला। पीडीपी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने अलहायदा लड़ा अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट से, तो वो पीएचडी का अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई रोल होगा इन इलेक्शंस में जी। तो पीएचडी का कोई रोल, इंडिया अलायंस का क्या होगा? कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो ये इंडिया अलायंस अलग लड़ेगा, साथ लड़ेगा? अटकलें तो ये लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगा। पोल अलायंस तो हाँ, प्री पोल अलायंस तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन पोस्ट पोल में क्या करेंगे वो बाद में देखा होगा। लेकिन प्री पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग लड़ेगी, पीडीपी अलग लड़ेगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो ऐसा समझा जा सकता है कि ना ही इंडिया गठबंधन का कोई रोल होगा और ना ही इसमें पीएचडी का रोल होगा। ये अलग-अलग इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है इस बार भी बीजेपी की तरफ से कुछ यहाँ के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा, यानी बीजेपी शायद 90 के 90 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी।